शांत हाँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 4 प्रकार के व्यवहार न्यायों की चर्चा चल रही है, जिसमें सबसे पहला नंबर है उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय, जो स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव को अपना कहता है। और उसका कारण है कि इससे सदाचार की सिद्धि होती है। यदि इसमें अपने और पराये का भेद नहीं करेंगे तो स्वस्त्री और परस्त्री में कोई अंतर नहीं रहेगा। फिर दूसरा नय है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, जो शरीर और आत्मा को एक कहता है। यदि इसे नहीं मानेंगे तो जो प्राणी हिंसा और अहिंसा का प्रश्न है लोक में, वो निरर्थक हो जाएगा। तो सारा चरणान योग का महल इस पर ही खड़ा हुआ है। तीसरा नय है उपचरित सद्भुत व्यवहार नय, जो रागादिक विकारी भावों को भगवान आत्मा का कहता है। इसका आशय मात्र इतना है कि यदि हमारी पर्याय में गलती हुई है तो हमें सच्चे दिल से उसे स्वीकार करना चाहिए और उसे भविष्य में छोड़ना चाहिए। ये 3 विभाग में हैं, तीनों ही छोड़ने लायक है। क्यों? क्योंकि स्त्री पुत्रादि को साथ में लेकर कोई मोक्ष में जाने वाला नहीं है। शरीर से एक महत्व बुद्धि करने वाला मिथ्या दृष्टि ही है, सम्य दृष्टि नहीं हो सकता। और रागादिक भी रखने लायक नहीं है। अब जो चौथा भेद है वो है जो आत्मा में गुणों निर्मल पर्यायों की चर्चा करता है। आत्मा को सम्यक दृष्टि कहता है, केवल ज्ञानी कहता है, अथवा ज्ञान गुण वाला कहता है, दर्शन गुण वाला कहता है, चारित्र गुण वाला कहता है। तो ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि जब तक भेद से विस्तार से महिमा नहीं समझाएंगे भेद कर करके, तब तक वस्तु की महिमा हमें आने वाली नहीं है। हम अपने मुख से ही आत्मा 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 कहते रहें तो किसी की समझ में कुछ नहीं आएगा। फिर हम कहते हैं अनंत गुणों का पिंड, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, ज्ञान का घन पिंड, आनंद का रसकंद, तो कुछ लगता है वो कोई चीज है। तो उनको भेद करके समझाने के लिए ये नए काम करता है। देखो, हम बाजार में गए और हमने एक कैप्सूल मांगा मेडिकल की दुकान से, और उसने वो हमें कैप्सूल दिया और हमने कहा इसकी कीमत, तो बोले 25 रुपया। मैंने कहा लूटते हो? ऐसा ही कैप्सूल हमारे जयपुर में तो 25 पैसे में मिलता। क्या? तो उन्होंने कहा कि वो कैप्सूल आपके पास है 25 पैसे वाला? वे तो मैं बताऊं। हमने निकाल के दिए, मुझे तत्काल बताया। तो उसने उस कैप्सूल को भी काट दिया और अपने कैप्सूल को भी काट दिया और कहा दोनों के अंदर के माल का मिलान करो। एक में स्वर्ण भस्म निकली और दूसरे में साधारण राख निकली। राख समझते हैं? पहले ऊपर से तो चावल का बनता है ना, क्या फैक्ट्रियों में अलग, वो खोल तो दोनों के एक से है, लेकिन अंदर के माल में कितना अंतर है। तो जब तक खोल के नहीं बताएंगे तब तक उस कैप्सूल की महिमा आ सकती नहीं है। लेकिन खुला खुलाया कैप्सूल खाया नहीं जा सकता, फिर उसको खाने के लिए वैसे के वैसा बंद करना पड़ेगा। ख्याल में है ना? जब उसे हम बंद कर देंगे तो उसे खा सकते हैं। तो इसलिए ये तो चौथा नय है, स्वरूप समझने के लिए विस्तार से कहा जाता है और बाद में अभेद अखंड करके निश्चय में जाके आत्मा का अनुभव किया जाता है। देखो, गंगा नदी हिमालय से निकली है और जाकर बंगाल की खाड़ी में पड़ी है। कितनी लंबी है? 1500 किलोमीटर लंबी है। गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी 1500 किलोमीटर है।
अब 1500 किलोमीटर नदी को हम अपनी आंख से देख सकते हैं? शुरू से अंत तक नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आंख में ऐसी कमजोरी या केवल ज्ञान हो जाएगा उस दिन अलग बात है। तो हम क्या करते हैं कि मास्टर जी एक नक्शा लगाते हैं ऐसा, और नक्शा हिंदुस्तान का है, और वहां से निकाल के बताते थे वो एक हिमालय से गंगा निकली है और यहाँ होती हुई हरिद्वार, इलाहाबाद, कानपुर, पटना होती हुई जाके बंगाल की खाड़ी में कलकत्ते में जाके गिर गई है। बताते हैं पूरा मास्टर जी के, सबको समझ में आ जाती है कि गंगा की भारत में क्या स्थिति है। अभी मास्टर जी विद्यार्थी से पूछें कि गंगा की लंबाई कितनी है, बोला तो इंची टेप से नाप के कहे 15 इंची। बोला सही है बात? तो क्या बात करता है मूर्ख? क्यों गंगा की लंबाई 15 इंची कहता है? अरे गंगा की चौड़ाई भी छोड़, उसके किनारे के जो घाट पे सीढ़ियां बनी है ना, वे भी 18 इंच से कम की नहीं है। तुम कहते 15 इंच गंगा की लंबाई है, शर्म नहीं आती तेरे को? लेकिन यहां पे लिखा है, लेकिन नीचे ध्यान से पढ़, वहां लिखा है कि 1 इंच बराबर 100 किलोमीटर। क्या ये बात सच्ची है? 1 इंच में 100 किलोमीटर होते हैं। हमने तो ये सुना था कि 1 मील में 1760 गज होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। क्यों? हम तो सुना था मीटरों में इंच होते हैं, यहाँ पे इंचों में मीटर निकले। क्या बात हुई? अरे गंगा की नदी कोई लंबाई चौड़ाई को समझना हो तो असली गंगा काम नहीं आएगी, वो नक्शा ही काम में आएगा। और उसका जो नीचे पैमाना लिखा है 1 इंच बराबर 100 किलोमीटर, उससे हमारी समझ में आएगी। समझना है गंगा को तो नक्शे की गंगा से समझना पड़ेगा। और यदि प्यास बुझाना है तो गंगा की लंबाई चौड़ाई का विकल्प छोड़कर तोड़कर गंगा के किनारे पे जाओ और सीढ़ी पर उतर के लोटे में पानी भरो और छान के पी लो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। गंगा को समझने के लिए नक्शा चाहिए, समझे ना? और अपनी प्यास बुझाने के लिए लंबाई चौड़ाई का विकल्प मिटना चाहिए। ये नक्शा की गंगा है, व्यवहार की गंगा। और वो असली गंगा जो निकल रही है वो असली गंगा है, निश्चय की गंगा। प्यास बुझती है निश्चय की गंगा से, व्यवहार वाली गंगा से नहीं बुझती है। ऐसे ही आत्मा का कल्याण होता है निश्चय आत्मा से, वो व्यवहार वाले आत्मा से नहीं होता, देह वाले आत्मा से नहीं होता, स्त्री पुत्र वाले आत्मा से नहीं होता, राग वाले आत्मा से नहीं होता, ज्ञान दर्शन वाले आत्मा से नहीं। ये जो 4 प्रकार का व्यवहार है तो समय सार में लिखा है बधात व्यवहार अभूतार्थ छे। सारा व्यवहार अभूतार्थ है। 11वीं गाथा में बहुत खोल के लिखा। क्यों जी? ये निश्चय सत्यार्थ है, भूतार्थ है, सच्ची बात का कथन करता है, और व्यवहार में अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, वस्तु जैसी नहीं है, संयोग आदि को देखकर वैसी कथन करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नक्शे की गंगा असली गंगा है? बोला कैसे प्यास बुझाई जा सकती है? नहीं। और यदि समझना है तो इसके अलावा कोई दूसरा उपाय हो तो आप बता दीजिए। तो समझने के लिए व्यवहार जरूरी है और आत्मा का कल्याण करने के लिए निश्चय जरूरी है। तो इनमें आपस में संबंध क्या है, निश्चय और व्यवहार में? तो व्यवहार और निश्चय में ध्यान से सुनना आप जरा थोड़ा सा डॉक्टर साहब।
प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध है। क्या व्यवहार और निश्चय में प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध है, और निश्चय और व्यवहार में क्या निषेध निषेधक निषेधक निषेध संबंध है। अब ये क्या चक्कर है? देखो जरा ध्यान से सुनना तो आवाज समझ में आएगी, 2 मिनट में आएगी। राम और सीता पति पत्नी थे, ठीक है। अब दोबारा बोलता हूं, सीता और राम पति पत्नी थे, ठीक है। क्या अंतर आया? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जो सो रहे होंगे उनकी समझ में नहीं आया होगा। जब हम बोलते हैं राम पहले और सीता बाद में, तो हमें पहले पति बोलना चाहिए और बाद में पत्नी। और यदि हम पहले सीता और राम ऐसा बोलते हैं तो पहले पत्नी बोलना चाहिए फिर पति बोलना चाहिए। यदि हमने इसमें गड़बड़ की, राम तो बोला पहले और पति बोला बाद में, तो राम हो जाएगी पत्नी, सीता हो जाएगी पत्नी। तो निश्चय व्यवहार में भी निषेध निषेधक संबंध है। निश्चय में व्यवहार में निश्चय नय का प्रतिपादन करता है, बताता है उसको, उसका सहयोग करता है, सपोर्ट करता है, और निश्चय नय उसका निषेध करता है। क्या चक्कर है? व्यवहार में तो कहता है कि निश्चय नय बहुत बढ़िया नय है, इसको कभी छोड़ना नहीं, छोड़ दिया तो 10 साल गिरती है 84 लाख योनियों में, और यदि इसे नहीं छोड़ा तो मोक्ष गारंटी से मिलेगा। कौन कहता है? व्यवहार में किसके बारे में? निश्चय नय के बारे में। और निश्चय नय क्या कहता है कि व्यवहार का भरोसा मत करना, 1 नंबर का झूठा है। वो उसका प्रतिपादन कर रहा है और वो उसका विरोध कर रहा है कि भाई जगत में इसमें ही शोभा है। क्यों? आप यहाँ आए, स्टेज पर खड़े हो जाएं और बोले साहब पंडित जी बहुत बड़े विद्वान हैं और हमारे पास हमारे गांव में पधारे, उनने हम पे बहुत बड़ी कृपा की। क्यों? और फिर मैं बोलूं तो मैं कहूं कि नहीं इसमें कृपा कृपा काहे की, और हम कोई बड़े बड़े विद्वान नहीं हैं, हम आप भी साधारण जैसे ही गिरस्त हैं। क्यों? तो दोनों की शोभा है। और यदि आप तो एक हैं तो क्या क्या विद्वान है? बस 1 घंटा बोला, कुछ भी बोला, विद्वान हो जाते हैं क्या? हमने तुम समझते क्या? यानी बुलाने वाला आदर दे और जिसकी प्रशंसा की जा रही है वो इनकार करे। और ये कहे तो इन्होंने कैलाश जी ने कहा वो एकदम झूठ है, मैं कोई बड़ा बड़ा विद्वान नहीं हूं, तो ही शोभा है ना। तो व्यवहार में कहे तो निश्चय ने उसका निषेध करे, इसमें ही मजा है। देखो मैं समय साल की 2 गाथाएं आपको सुनाता हूं जो निश्चय व्यवहार में के निषेध निषेधक पने को बताता हूं। व्यवहार नयो भाषदी जीवो देहो हवधि खलु एको नदु निश्चयेन जीवो देहो भी कदापि एकठो। व्यवहार में कहता है कि जीव और देह एक ही है, तो कितनी साफ बात है। और निश्चय में कहता है कि जीव और देह कभी भी एक नहीं हो सकते। बोलो, एकदम विरुद्ध। निषेध कर दिया कि नहीं कर दिया? वो कहता है दोनों एक है, और इसने दूसरी ही लाइन में कह दिया कि दोनों एक कभी नहीं हो सकते। 7वीं गाथा पल्लवी 27वीं है, 7वीं पढ़ो। व्यवहारेण बदस्यति राणस्य चरित्र दंशनम राणम न विराणम न चरित्रम न दंशनम जाने गो शुद्धो। व्यवहार में कहता है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, लेकिन निश्चय में कहता है कि न आत्मा में ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र। आत्मा तो एक ज्ञान मात्र शुद्ध है।
अब ऊपर की लेन में व्यवहार में प्रतिपादन कर रहा है और नीचे की लेन में निश्चय में निषेध कर रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? यहां बाजार में बादाम तो मिलती होगी ना, क्योंकि राशन जी क्या भाव है? घबराना नहीं, जो भी हो बोल दो। मान लो ने बोल दिया 400 रुपया किलो। मेरा गजब करते हो, लूटते हो। हमारे यहां तो 100 रुपये किलो मिलती है। ये 400 रुपये किलो बादाम, हमारे यहां 100 रुपये किलो मिलती है। क्या आपके पास है? दिखाओ जरा। तो वो हमने मंदिर चुराने वाली बादाम है ना, घर में हलवे बनाने वाली नहीं। और कहा देखो ये 100 रुपये किलो वाली। कह रहे ये असली बादाम तो ये है। कौन? जो बादाम का छिलका तोड़ के अंदर में मिगी निकाली, बोलो असली बादाम कौन है? वो छिलके वाली शहद जो बादाम है, वो बादाम है कि जो छिलके रहित उसकी मिगी है, मिगी समझते हैं ना, वो बादाम है। बादाम कौन है असली? बादाम तो दोनों को कहते हैं, यहां तक कि बादाम के पेड़ को भी बादाम कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? तो अब बोलिए असली बादाम कौन है? वो छिलके सहित मिगी वो असली बादाम है कि अकेली मिगी वो असली बादाम है? तो देखो असली बादाम तो वो मिगी ही है। खाने के काम तो वो ही आएगी, वो छिलका कभी काम आने वाला नहीं है। इसलिए वास्तव में बादाम तो वो ही है। तो निश्चय से बादाम तो है मिगी, और छिलका वो है व्यवहार से बादाम। अब ये दोनों हैं। देखिए कि वो जो व्यवहार बादाम है, जिसे अपन बादाम कहते हैं, तो वो उसे बादाम क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि मिगी निकाल लो तो उसकी क्या कीमत? बोलो, वो अभी 100 रुपये किलो मिली है ना, और यदि मिगी निकाल लो तो कोई 2 रुपये किलो नहीं लेगा। वो काहे की बादाम है? वो तो बादाम है ही नहीं, वो तो कूड़ा करकट है, वो असली बादाम नहीं है। और यदि छिलका निकाल लो तो मिगी की कीमत 100 की बजाय 400 रुपये हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। बोलो, हटने में, अलग होने में, न्यारा होने में मिगी की कीमत बढ़ती है, समझ गए ना? और न्यारा होने में छिलके की कीमत घटती है। तो मिगी क्यों हमको साथ में रहना चाहेगी? जिसके साथ में रहने से उसकी इज्जत कम हो, क्यों? उसके साथ में मिगी क्यों रहना चाहेगी? और छिलका भी हटना क्यों चाहेगा? तो मिगी के साथ था तो कितनी इज्जत पाता था, आदर पाता था, 100 रुपये किलो बिक जाता था। और अलग होते ही कोई घास के भाव नहीं पूछता है। तो कहते हैं कि व्यवहार की कीमत तब तक ही है कि जब तक उसके साथ निश्चय है। तो बादाम के छिलके का तभी बादाम कहा जा सकता है जब अंदर में बादाम की मिगी हो। तो ख्याल में ना? लेकिन वो मिगी जब छिलका नहीं हो तब भी बादाम कहा जाएगा, और छिलका हो तब भी बादाम कही जाएगी। तो दोनों स्थितियों में बादाम है। क्यों जी? यदि ये छिलका इतनी बेकार चीज है क्या, तो उसे इतनी कीमत मिली ही क्यों? 100 रुपये किलो भी क्यों बिका? उसे तो मुफ्त में भी नहीं बिकना चाहिए था, क्यों? आखिर 100 रुपये किलो तो बाजार में बिकती है ना वो बादाम, कि भाई साहब वो मुफ्त में नहीं बिकती है, उसकी भी कोई इज्जत है। किसकी? छिलके की। उसने भी बहुत सी बड़ी कीमत चुकाई है। क्या कीमत चुकाई है उसने? आज तक कोई मिगी बिना छिलके के किसी पेड़ पे लगी हो तो बताओ।
वो उसे जन्म की साथी है। क्यों? अभी पेड़ पर वो छिलका शहद मांगा, उसने बरसात अपने माथे पर झेली, धूप झेली, सर्दी झेली, लोगों की चोटें झेली, लेकिन मिगी को आंच नहीं आने दी। बोलो कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। प्रधानमंत्री की गाड़ी में वो बैठे रहते हैं ना सुरक्षा गार्ड बंदूक लिए, और मुख्यमंत्री आवे ना तो कहते हैं दूसरी गाड़ी में जाओ। दो कौड़ी का सुरक्षा गार्ड तो उनके बगल में बैठा है, ड्राइवर तो बगल में बैठा है। क्यों? और मुख्यमंत्री को दूसरी गाड़ी में जाओ, उस गाड़ी में नहीं आ सकते। ये अन्याय नहीं है कि भाई साहब वो ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड मुफ्त में नहीं बैठे हैं। उन्होंने क्या दिया है कि उन्होंने जान की कीमत लगाई है। यदि उन्हें कोई गोली मारेगा ना प्रधानमंत्री को, क्योंकि उनको मारने की किसके पास मुफ्त की गोली है? उसे क्यों, कौन मारना चाहता सुरक्षा गार्ड को? ड्राइवर को किसे मारना है? लेकिन मारना तो प्रधानमंत्री को है, और प्रधानमंत्री को मारेंगे तो पहले गोली वो कहता मैं खाऊंगा। अपनी जान की बाजी लगाकर मैं उनकी सुरक्षा करूंगा। तो उन्हें जो उनकी कार में बैठने को मौका मिला है वो जान की कीमत में मिला है, मुफ्त में नहीं मिला है। ऐसे ही उस छिलके को जो इतनी इज्जत मिली है 100 रुपए किलो की, वो उसने अपनी जान की कीमत लगाई है। गर्मी सर्दी बरसात सब अपने माथे पर झेली है और मिगी की सुरक्षा की है। यहां तक कि जिसके घर में गई उसी ने पत्थर से उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मिगी ने कहा कि मैं जान की बाजी लगा के कहती हूं, जब तक मेरी जान में जान है उस मिगी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और वो उसने निभाई कि नहीं निभाई ये बात? वो पहरेदार निभाए चाहे ना निभाए, प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के निभाया होता उनने तो इंदिरा गांधी कैसे मारी जाती, राजीव गांधी कैसे मारे जाते, और असली गांधी कैसे मारे जाते? लेकिन उस बादाम के छिलकों ने कहीं धोखा किया हो मिगी के साथ तो बताओ। जब तक वो जिंदा रहे, साबुत रहे, तब तक मिगी को कोई तकलीफ नहीं हुई। और एक बार वो टूटे फिर मिगी की क्या दुर्दशा होती है तुम्हें मालूम है? लोग चबा जाते हैं, पीसते हैं, कूटते हैं, हलवा बनाकर उसे गर्मी में तलते हैं, क्या क्या दुर्दशा होती है बोलो। अब आप ही से मैं पूछता हूं कि उसको जो छिलके को बादाम कह दिया है तो मुफ्त में कह दिया है? तो व्यवहार मैंने भी निश्चय न्याय का प्रतिपादन किया, उसका स्वरूप समझाया, समझे ना, पूरी जान की बाजी लगाकर उसको जगत के सामने रखा। मुफ्त में ही उसको वो जगह नहीं मिल गई है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्यों जी कोई ये कहे कि जब मिगी ने इतनी कीमत चुकाई है तो फिर उसे तोड़ना फोड़ना भी अच्छा नहीं है। जरा ये अच्छी बात है। ये जो नया होता है पार्ले का बिस्कुट मिलता है, जेबी बंगाराम का बिस्कुट मिलता है, किसी न किसी कंपनी का बिस्कुट तो यहां खाए तो होंगे ना बच्चा। तो जेबी बंगाराम का बिस्कुट जो आता है ना, तो वो जिस थैली के अंदर वो रखा जाता है पैकेट के अंदर, उस पैकेट को चाहे वो कागज का हो चाहे वो कोई पेटी मेटी होती ना उसका हो, उसके ऊपर बहुत सुंदर एक बालक का फोटो बना होता है। ये माताएं बहनें हैं ना, ये बाजार ऊन खरीदने जाती है ना, तो उसको ऊन में तो बाद में तो उसकी जो पेटी होती है ना उस पर देख के पहले रीझती हैं, ये ले लो ऊन कि नहीं ये ठीक नहीं है, अरे पेटी तो बढ़िया है, ऊन मुझे थोड़ी पहनना है, तो वो पति पहनेगा, वो पेटी तो मेरे काम आएगी। वो पैकेट जो है ना उसके ऊपर सुंदर बालक है,
उस पर रींद गई, क्योंकि जब तक ये ऊपर का पैकेट नहीं तोड़ेगा बिस्कुट सुरक्षित है। वो क्यों लगाया गया है? वो 20 रुपए के बिस्कुट है उसके अंदर और 5 रुपए का पैकेट है। इसे तो फाड़ के फेंक देना है मुफ्त का, 5 रुपए हमारे काय के। तो जिस बिस्कुट की फैक्ट्री में वो बना है वहां से लेकर और जब तक हमारे पेट में न जाए तब तक उस बिस्कुट की सुरक्षा किसने की? इन्फेक्शन नहीं होने दिया। बोलो, तो उस पैकिंग की कोई कीमत है क्या? नहीं है। व्यवहार वो पैकिंग है। तो कोई कहे कि हमें 5 रुपए बचाना है, 5 रुपए बचा के क्या करोगे? उसे रहने दो। और कोई क्या कहता है कि इतना बच्चा का बढ़िया फोटो है, मेरे से तो नहीं फाड़ा जाता, और वो पैकेट को फाड़ा ही नहीं, तो बोलो क्या होगा? क्या होगा? अंदर का बिस्कुट पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, किसी के खाने के काम नहीं आएगा। बोलो, यदि उसको नहीं फाड़ो, व्यवहार को हे नहीं करो, तो निश्चय बाहर आएगा ही नहीं, तो आत्मा का कल्याण हो गई। क्या करना? यदि बिस्कुट खाना है तो उस पैकेट को फाड़ना ही पड़ेगा और बिल्कुल हे मान के डस्टबिन में फेंक देना पड़ेगा। वो बादाम है ना, बादाम का छिलका, कितनी कीमत चुकाई है उसने, तो उसे क्यों तोड़े फोड़े? कि उसे नहीं तोड़ेंगे तो अंदर की मिगी को भी नहीं खाया जा सकता, और अंदर की मिगी खाने के काम नहीं आएगी तो कोई उसे 400 रुपए किलो की बहुत दूर 4 रुपए किलो में नहीं खरीदेगा। वो तो काम आती है इसलिए उसे खरीदते हैं। क्यों? तो बोलो, वो व्यवहार से ऊपर का जो टुकड़ा है उसे तोड़े कि नहीं तोड़े? कि तोड़ दो। क्या बात करते हो? कितनी कीमत चुकाई है सर्दी गर्मी बरसात की। कुछ भी किया हो, कितनी भी कीमत क्यों ना चुकाई हो, लेकिन उसका उपयोगिता तभी है कि उसे जब तोड़ दिया जाए। तो व्यवहार मैंने कितनी ही कीमत क्यों नहीं चुकाई हो, लेकिन व्यवहार नए की भी उपयोगिता तभी है कि जब कब कि जब उसे हे कर दो, छोड़ दो। बोलो, ऐसा थोड़ी होता है कि वो बहुत काम का है, उसने आज तक बहुत काम किया तो उसे नहीं छोड़ सकते। ये माताएं बहनों से पूछते हूँ कि अपने माँ बाप ने अपन को पाला पोसा, माँ ने 9 महीना पेट में रखा, क्यों 18 महीना गोद में रखा, तो इतना इतना बहुत कितनी कितनी सेवा की माँ ने, तो उसे छोड़ के भाग जाना चाहिए ससुराल? कहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बोलो, नहीं जाओगे तो माँ बाप बहुत खुश होंगे, तो जाओगे तो खुश होंगे। अरे भाई, तुम्हें इसीलिए पाला पोसा है, तुम जाओगे तो भी खुश होंगे, नहीं जाओगे तो खुश होने वाले नहीं है। एक की शादी हो रही थी गेलासन जी, उसने देखा कि जब विदाई होने लगी तो लड़की रोने लगी। लड़की रोने लगी तो उसे बहुत दुख हुआ कि मेरी पत्नी रोती है, क्यों रोती है? तो उसने बड़े प्रेम से पूछा, तो रोती क्यों है? तुझे क्या मैं पसंद नहीं हूं? कि जबरदस्ती तरह से शादी की गई है? कोई बात हो तो साफ साफ बोल दे। क्या? उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो रोती क्यों है? ये क्या बात करते हो? जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, 18 महीना गोद में रखा, बेटे जैसा पाला, अब उसे छोड़ के जाना पड़ रहा है, रो नहीं तो क्या करे? कि बात तो ठीक कहती है। तो अम्मा जी से भी पूछ लो। तो माँ से जाके पूछा कि मम्मी जी आप क्यों रोती हैं? कि क्या बात करते हो बेटा, इस लड़की को मैंने 9 महीना पेट में रखा, 18 महीना गोद में पाला, बेटे जैसा पाला पोसा, वो आज मुझे छोड़ के जाती तो रो नहीं तो क्या घासो? कि बात तो आप ठीक कहती हैं। पिताजी से भी पूछ लेते हैं। तो पिताजी से पूछा तो उनने भी यही जवाब दिया। बोलो क्या करें? तो जमाई राजा जरा सीरियस हो गए और उन्होंने कहा कि कोई मत रो, चिंता मत करो, मैं लड़की को नहीं ले जाता। बोलो क्या होगा?
परिणाम मच जाएगा ना। 1 मिनट को तो सब हंस पड़ेंगे जैसे आप हंस पड़े कि जमाई लाला तो बड़े मजाकिया नेचर के हैं, ऐसे गमगीन वातावरण में भी सबको हंसा दिया। लेकिन वो तो धीरे धीरे सचमुच ही रह गए। आध घंटा समझाया, लेकिन वो लड़की को ले जाने को तैयार ही नहीं। तो धीरे धीरे फिर सबने रोना शुरू कर दिया। तो फिर रोना शुरू कर दिया। तो उसने फिर पत्नी से पूछा तो क्यों रोती है, तो फिर उसने वही जवाब दिया क्यों। फिर मम्मी से पूछा तो फिर वही जवाब दिया, पिता से पूछा तो फिर वही जवाब दिया। तो उसने कहा देखो जी, मैं नहीं ले जाता हूं तो तुम रोते हो, ले जाता हूं तो तुम रोते हो। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, ले जाऊं या नहीं ले जाऊं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब मैं ले जाने को तैयार हूं, लेकिन एक मेरी शर्त है कि बोलो बेटा तुम 2 तो रखो। वो तो दे ही दिया हमने, मोटरसाइकिल, कार मार चाहिए हो तो बाबी ले लो, और तुम हमारी जान चाहिए तो वो भी ले लो, क्योंकि जान लेके आए हो ना, जान माने बारात। क्यों नहीं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो क्या शर्त है तुम्हारी कि मैं लड़की को ले जाऊंगा, लेकिन तुम में से कोई रोएगा नहीं, ना मां ना बाप ना लड़की। एक शर्त है बस, बोलो बोलो, एक शर्त मानी जा सकती है। जब उसने ये बात कही तो लड़के के बाप ने आंख बदल के कहा बहुत बात हो गई कमर साहब, अब ज्यादा चक्कर नहीं चलेगा, बहुत देर से तुमने अपनी चला ली, लेकिन हमारी सुनो कि तुम लड़की को ले जाओगे और लड़की तुम्हारे साथ जाएगी और हम रोएंगे। कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे भाग्य में तो उस दिन से ही रोना लिखा है जिस दिन लड़की घर में पैदा बोलो। अब लड़की को घर में रखना तो बहुत काम की है, तो अभी घर में नहीं रखी जाती है, वो तो भैया ससुराल भेजने में ही फायदा है। ऐसे ही विवाह को तो छोड़ने में ही फायदा है, उसे रखने में फायदा नहीं है। रखने लायक तो एकमात्र निश्चय नय ही है। तो व्यवहार है निषेध, निषेध करने लायक, और निश्चय नय है निषेधक, निषेध करने वाला। क्या व्यवहार नय है प्रतिपादक, व्यवहार में उसका प्रतिपादन करता है, और निश्चय नय उसको प्रतिपाद्य, मानो निश्चय नय का व्यवहार नय प्रतिपादन करता है। वो वस्तु को खोल खोल के समझाता है। भगवान आत्मा, ज्ञान का घन पिंड, आनंद का रसकंद, अनंत गुणों का गोडाउन, एक एक गुण को खोल खोल के समझाता है। कौन? व्यवहार नय। और व्यवहार में खोल खोल के समझाता है, और निश्चय नहीं कहता नहीं 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 नहीं, ये बात ठीक नहीं, ये बात ठीक नहीं, ये बात ठीक नहीं। क्यों भैया? तो वो ठीक नहीं है क्यों कहता है? क्यों? कि बाहर के संयोग की अपेक्षा ठीक है, संयोग की अपेक्षा समझाया गया है, लेकिन हम यदि स्वभाव की दृष्टि से देखें तो वस्तु वैसी नहीं है। अभी देखना वो बादाम न रह जाए, क्या क्या करना, उसका हलवा खाना कि नहीं खाना है? असली बादाम तो वो मिगी है, ख्याल में है ना? असली बादाम मिगी है और छिलका उसकी सुरक्षा करने वाला है, इसलिए वो व्यवहार बादाम है। और वो निश्चय की सुरक्षा करने वाला है, इसलिए निश्चय का प्रतिपादक है। और छिलका तोड़े बिना मिगी को खाया नहीं जा सकता, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए यदि व्यवहार को हे माने बिना निश्चय का उपयोग नहीं हो सकता, व्यवहार का प्रयोग नहीं छोड़ा जा सकता। देखो वो गंगा की नदी, क्यों? प्यास लगी हो तो गंगा की नदी से क्या होगा? क्यों? वो नक्शे की गंगा में 1 गिलास पानी भर के प्यास बुझाई जा सकती है क्या?
यदि प्यास बुझाना है तो असली गंगा के पीछे असली लोटा लेके जाना पड़ेगा, पछन्ना लेके जाना साथ में। और यदि समझना है तो नक्शे से समझना पड़ेगा। यदि समझना है वस्तु का स्वरूप तो व्यवहार से समझना पड़ेगा। और यदि आत्मा का अनुभव करना है तो निश्चय नय का सहारा लेना पड़ेगा। इस तरह इनमें प्रतिपाद्य प्रतिपादक और निषेध निषेधक संबंध है। So